नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी हिंदी प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 30 प्रश्न देखे थे। हम लोगों की 125 प्रश्न की श्रृंखला पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 31 से लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरपित भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, लोकवृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयता कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? लोकवृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयता कृतम, यह कथन आचार्य भरत का है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, जिसे इन्होंने पंचम वेद भी कहा है। तो प्रश्न नंबर 33 का ए सही होगा, भरत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? उक्त पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। काव्य जायेतु जातु कश्चिद कस्यचिद प्रतिभावतः, यह पंक्ति किस आचार्य की है? काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, यह पंक्ति आचार्य भामह की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भामह। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति आचार्य क्षेमेंद्र की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षेमेंद्र। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? तो कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह पाश्चात्य आलोचक कॉलरिज का मत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कॉलरिज। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है तो काव्यलिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो ओकार बहुला कौन सी नहीं है? तो खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहा जाता है, यह आकार बहुला है। जबकि ब्रज, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी ये ओकार बहुला होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? तो विज्ञान गीता केशवदास जी की है, और काव्य निर्णय भिखारी दास का, गंगा लहरी पद्माकर जी का है, और कवित्र रत्नाकर सेनापति जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केशवदास जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर, गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। रामकुमार वर्मा जी का है चित्ररेखा, पंत जी का है गुंजन, महादेवी वर्मा जी का है
संतगीत। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। तो छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो छाया नामक एकांकी के लेखक सुदर्शन जी हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जी का है चरवाहे। राम कुमार वर्मा जी का है कामकंदला। उदय शंकर भट्ट जी का धूम शिखा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुदर्शन छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र यादव की कहानी है। तो राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहां लक्ष्मी कैद है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। यह राजेंद्र यादव की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी, जहां लक्ष्मी कैद है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो साधारणीकरण के प्रस्तोता भट्टनायक जी हैं। नगेंद्र जी ने साधारणीकरण की व्याख्या की तथा कवि की भावना का साधारणीकरण माना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नगेंद्र जी। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार का होता है? तो श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला है अभंग श्लेष, दूसरा सभंग श्लेष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम बताना है प्रश्न नंबर 47 का। तो अलका है पहले नंबर पे, अलका का जिसका प्रकाशन है 1933 में, ये निराला जी की रचना है। इसके बाद 1936 में राम रहीम है। और इसके बाद राधिका रमण प्रसाद जी की रचना जो है। और इसके बाद शेखर एक जीवनी 1940 में जोगिया जी की रचना है। और सिंह सेनापति जो 1942 में प्रकाशित हुई राहुल सांकृत्यायन की। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी, सिंह सेनापति। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इनमें से पहला है प्रतिध्वनि जो 1926 में है। तो प्रतिध्वनि 2 ऑप्शन में है, ए में भी है और डी में भी है। अगला देखते हैं आकाशदीप। तो आकाशदीप 1928 में है, जो इन दोनों में है, ए में भी है और डी में भी है। इसके बाद आंधी आती है जो 1931 में है। तो ये सिर्फ ए में है। इसके बाद इंद्रजाल 1936 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है। तो भरत मुनि का रस संप्रदाय है, दंडी जी का अलंकार है, भरत जी का रस है और दंडी जी का अलंकार है, वामन का रीति संप्रदाय है, आनंदवर्धन का ध्वनि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 51 है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत पूर्वकालीन की अवस्था का नाम पाली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाली। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। गोकुलनाथ की रचना है। तो गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो 84 वैश्रवण की वार्ता इनकी रचना है और 252 वैश्रवण की वार्ता भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार भामह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भामह। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है?
तो सुख सागर इनकी रचना नहीं है, यह मुंशी सदासुख लाल जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुख सागर। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर, इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? तो इलाचंद जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो मुक्तिपथ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुक्तिपथ। सुनीता जैनेन्द्र जी की है और सुखदा भी जैनेन्द्र जी का ही है। तेरी मेरी उसकी बात, यह यशपाल जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुक्तिपथ इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो चतुर्सेन शास्त्री जी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक कौन सा है? तो विद्या सुंदर है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो भूमिजा, जो 1961 ईस्वी में रघुवीर शरण मित्र द्वारा लिखित रामकथा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूमिजा। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाटक को पंचम वेद भरत मुनि जी ने कहा है, अपने ग्रंथ को ही नाट्यशास्त्र नाटक को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भरत मुनि। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, आगम वेय पुराण ही पाणीय माड़ वहंती पंक्ति किसकी है? तो उपयुक्त पंक्ति कन्हपा की है। ऑप्शन नंबर बी से होगा, कन्हपा। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर, खड़ भाषा पुराण च कुरानम कथित मया, भाषा के संदर्भ में यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति चंद्रबरदाई जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रबरदाई। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है? तो प्रेमचंद के सेवा सदन, जिसका रचना काल 1918 है, इसका उर्दू में नाम बाजार-ए-हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था, बाजार-ए-हुस्न। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 63 है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनके प्रमुख निबंध हैं जैसे धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मूछ, परीक्षा, ह, द, समझदार की मौत, मनोयोग इत्यादि। कई सारे ऐसे इनकी रचनाएं हैं, निबंध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक सज्जन है, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सज्जन। और इनका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है। संबंधत्व पद रचना या वैयाकरणिक वर्गीकरण आकृतिमूलक या रूपात्मक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आकृतिमूलक वर्गीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है, जिसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। यह एक नाटक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है?
तेरे मेरे साथ जन्म, मेरे साथ जन्म, ऑप्शन नंबर सी, यह रचना आत्मकथा है, मेरे साथ जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा इनके दरबार में रहते थे। पंडित राज की उपाधि इन्हें शाहजहां ने ही दी थी। 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासन था। जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ में रस गंगाधर में शाहजहां की प्रशंसा की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शाहजहां। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है। तो रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है तो भारत दुर्दशा है, जो 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी भी 1881 में, सती प्रताप 1882 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पल्लव है पहले नंबर पे, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद गुंजन है 1932 में। उसके बाद युगांत है जो 1936 में। इसके बाद ग्राम्या जो 1940 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है तो हानुष है भीष्म साहनी जी की रचना, हानुष भीष्म साहनी जी की रचना है। और तिलचट्टा मुद्रा राक्षस जी का है, तो ये पहले में चला जाएगा। और पैर तले जमीन मोहन राकेश जी का है, मोहन राकेश जी का है ये। और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर जी का है, जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए का दूसरा है और बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 72 नंबर क्वेश्चन संस्थाओं और संस्थापकों से सुमेलित करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो आइए देखते हैं, पहले का चौथा है, दूसरे का पांचवा, पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यही चौथा पांचवा डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसके अलावा किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। इसमें कवि ने राधा कृष्ण के प्रेम के बगीचे का मालिन मानकर प्रेम के गुण तत्व का निरूपण किया है। तो प्रेम वाटिका रसखान की कृति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रसखान। अगला प्रश्न देखते हैं, अनघ, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? तो अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है?
तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। तो आत्मनिरीक्षण के लेखक सेठ गोविंद दास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिव प्रसाद गुप्त। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसके लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन नंबर सी, भूले बिसरे चित्र, जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यह रचना भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो कौन सी रचना सुरेंद्र वर्मा की नहीं है? तो मादा कैक्टस इनकी रचना नहीं है, जो 1959 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा एक लिखा गया एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मादा कैक्टस। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, व्यतीत। यह इनकी रचना नहीं है। व्यतीत 1953 में प्रकाशित रचना जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, व्यतीत। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो ये पंक्तियां हैं यह कामायनी से लिया गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी के ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो ओदौतो कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एदैतो कंठ तालु, यह कंठ है। तो अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और प्रश्न नंबर 83 है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खड़ी बोली और बुंदेली। अगला प्रश्न है 84 नंबर, जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योजना प्राप्त करता है तो उसे पद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पद। 85 नंबर का प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महेश दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न 86 नंबर देखते हैं, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र किस पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य वेदांत सूत्र। तो अणुभाष्य होगा, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और श्री कृष्ण उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनके पैर उनके आंसू से धुल जाता है, उसी समय का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नरोत्तम दास। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रामानुजाचार्य। अरे नरहरियानंद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नरहरियानंद तुलसीदास के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्त रत्नाकर किस कवि की रचना है?
तो कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो यह सेनापति जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेनापति। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो यह केदारनाथ सिंह जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 91 है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यह इनकी नहीं है, और बिहारी से मगही मैथिली भोजपुरी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवधी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक विश्वनाथ मिश्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, विश्वनाथ लिख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार गुरु नानक जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु नानक। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इनमें से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ध्रुवदास जी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, तुम नीके दुहि जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कुंभन दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हनुमत चरित्र का रचयिता है? तो हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? तो रामयल पांडे जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रायमल पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम मतीराम जी का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतीराम जी। 99 प्रश्न देखते हैं, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो यह ठाकुर जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठाकुर। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल का कौन कवि नहीं है? तो राजा लक्ष्मण सिंह, ये भारतेंदु मंडल के नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 101 नंबर, रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी, हरिऔध। 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 102 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? तो मित्रों मरजानी। ऑप्शन नंबर ए, मित्रों मरजानी उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? तो दो प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष जी का नाटक कौन सा है? तो एक और द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है 104 नंबर, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 105 देखते हैं,
ठेस कहानी के लेखक हैं? तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कौन सा है? तो अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन के आधार पर पहले है हानुश, दूसरा है माधवी, मुआवजे, आलमगीर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो कौन सा अघोष ध्वनि है? प और फ, यह युग्म अघोष ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? तो रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? तो हिंदी व्याकरण है। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी द्वारा किया गया है? तो चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के संवाद के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? तो संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में भी हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाथ पंथ। अगला प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः छेदन के अर्थ में होता रहा है, छेदन के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर छेदन या छंद होगा, छंद के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है 116 नंबर। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शेख नबी। अगला प्रश्न है 117 नंबर। कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत ना ही सखी मने, मन ते मंद मंद मुस्कानी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार रहीम जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रहीम। प्रश्न नंबर 118 देखते हैं। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय के आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन
किस कवि से संबंधित है? यह कथन किस कवि से संबंध रखता है? तो यह कबीरदास से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सर्वांग विवेचन। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन में बहुव्रीहि समास होता है, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, जो मानवता के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? तो जो मानवता के विरुद्ध हो उसे अमानवीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमानवीय। अगला प्रश्न है, सफेद झूठ होना का अर्थ है? तो सफेद झूठ होना का अर्थ है पूर्णतः असत्य। अगला प्रश्न है, सर्व शब्द का सर्वयोः रूप किस विभक्ति का वचन है? किस विभक्ति वचन का है? तो यह षष्ठी द्विवचन का है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। सर्वयोः है तो तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है 125 नंबर। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसका सही अनुवाद क्या होगा? तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा, कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर ए, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। तो दोस्तों आज की 125 नंबर की श्रृंखला जो पूरी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो मैं रात 2 बजे बना रहा हूँ। सुबह तो घर में काम चल रहा था तो थोड़ा आवाज़ आ रही थी तो मैं नहीं बना सका। और दोस्तों आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। और जिस प्रकार की वीडियो चाहिए मैं आपको दूंगा, कमेंट कीजिए। और मैं इसी तरह आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट 125 नंबर का देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।